अब मैं कुछ चीजें बात करूंगा थोड़ी सी, दैट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ jurisprudence इंटरप्रिटेशन जनरल लॉ, न्यू सिलेबस, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम बता दें, छोटे मोटे एक दो चेंजेस हैं। कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, एंड एडवांस कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस ओल्ड सिलेबस, प्रोफेशनल प्रोग्राम। कंपनी लॉ न्यू सिलेबस ओवर है, उसकी हम बात नहीं करेंगे। जीआईजीएल के बारे में अब हमने बात करना शुरू किया, जीआईजीएल के रिस्पेक्ट में। जीआईजीएल अभी तक हमने बात ही नहीं की थी, अब हमने शुरू किया है। जीआईजीएल में छोटे मोटे चेंज, कोई खास ऐसे नहीं देखिए। एंड बाकी आपके क्या नाम है, कंपनी लॉ न्यू सिलेबस के ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका। देखिए पहला जो चेंज जो तीनों में है, जीआईजीएल में भी है, मैं अपना बता दूंगा, ठीक है। तीनों में जीआईजीएल में भी है, कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस में भी है, और एचसीएलपी ओल्ड सिलेबस, ठीक है, तीनों जगह। एक टॉपिक आप पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनसीएलएटी, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल। उसमें पढ़ते हैं कि सब सेंट्रल गवर्नमेंट आपको एनसीएलएटी सेटअप करेगी, जिसमें एक चेयरपर्सन होगा प्लस जुडिशियल एंड अदर टेक्निकल मेंबर्स होंगे। उसमें एक लैंग्वेज है नॉट एक्सीडिंग 11, मतलब कि 11 से ज्यादा मेंबर नहीं होंगे, लेकिन नॉट एक्सीडिंग 11 को ओमिट कर दिया है। इसका तो वो अपर लिमिट हटा दी है। ये जो तीन वर्ड ये थे नॉट एक्सीडिंग 11, इसको हटा दिया है। इसका मतलब जो नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल के जो कॉन्स्टिट्यूशन में कि अपर लिमिट है कि सब 11 से ज़्यादा मेंबर नहीं होंगे, वो लिमिट हट गई है, मतलब 11 से ज़्यादा हो सकते हैं। तो तीन वर्ड्स हटा, नॉट एक्सीडिंग 11 हटा दिया है। लिखा ये किस लिए, क्या काम करे, टू हियर द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, टू हियर द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय एनएफआरए, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, एंड एक चीज और ऐड होगी, और अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई, ये ऐड हो गया। इसका था पहले ये लिखा हुआ था कि एनसीएलटी दो लोगों के ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील सुनेगी, एनसीएलटी के ऑर्डर्स के अगेंस्ट एंड एनएफआरए के ऑर्डर्स के अगेंस्ट, वो तो एज इट इज है। इसके अलावा और क्या ऐड हो गया, और किसके ऑर्डर के अगेंस्ट अपील सुनेगी, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके ऑर्डर के अगेंस्ट अपील सुनेगी। अच्छा ये क्यों हुआ बताता हूँ। जो बच्चे मॉड्यूल 2 पढ़ते हैं, पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं, वहाँ पे जो ईबीसीएल पेपर इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल हो, वहाँ पे कंपटीशन एक्ट पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, पूरा एक 25 नंबर का पोर्शन है। उसमें कंपटीशन एक्ट 2002 में देखा सीसीआई के ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील जाएगी टू द कंपटीशन एपेलेट ट्राइब्यूनल। तो पहले ये था कि साहब एक अलग से कंपटीशन एपेलेट ट्राइब्यूनल सेटअप होगी, कैट, लेकिन बाद में ये सेटअप नहीं हुई, और ये बोल दिया कि सर एनसीएलएटी जो है, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल, वही कंपटीशन एपेलेट ट्राइब्यूनल मानी जाएगी। मतलब जहां जहां कंपटीशन एपेलेट ट्राइब्यूनल लिखा हुआ कि साहब वहां अपील जाएगी अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सीसीआई, उस तो लिख दिया कि सर एनसीएलएटी, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल ही आपको कंपटीशन एपेलेट ट्राइब्यूनल मानी जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002। तो जब उसी को हम कंपटीशन एपेलेट, इसका तो क्या, एनसीएलएटी इज आल्सो हियरिंग द अपील एज ए कंपटीशन एपेलेट ट्राइब्यूनल अगेंस्ट द ऑर्डर पास ऑफ सीसीआई, तो क्या उसका इंपैक्ट आपको यहाँ भी आएगा कि साहब किस किस के ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील सुने गए। इसका दो चेंजेस हैं इस टॉपिक के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनसीएलएटी में। एक नॉट एक्सीडिंग 11 जो लिमिट थी 11 से ज़्यादा बंदी नहीं होंगे, वो हट गया, इसका अब हो सकते हैं। और दूसरा अपील पहले लिखा हुआ था लैंग्वेज में कि सर एनसीएलटी के ऑर्डर के अगेंस्ट, एनएफआरए के ऑर्डर के अगेंस्ट, वो तो है ही है। इसमें और क्या ऐड हो गया, सीसीआई के ऑर्डर के अगेंस्ट भी एज ए कॉम्पिटिशन एपेलेट ट्राइब्यूनल ये अपील आपको एंटरटेन कर सकते हैं। तो ये एनसी जो कॉम्पिटिशन एक्ट के अंदर जो चेंजेज आए उसका इंपैक्ट यहाँ भी आ गया। एंड नाउ इट कैन हियर द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर्स एनसीएलटी, अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ एनएफआरए एंड अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये एक छोटा सा चेंज है जो जीआईजीएल में भी है, कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस में भी है, और कंपनी लॉ सॉरी एंड एडवांस कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस ओल्ड सिलेबस प्रोफेशनल प्रोग्राम, तीन जगह आपको, ठीक है। नेक्स्ट छोटा सा एक चेंज देखिए आपको,
ये भी आपको तीनों जगह जीआईजीएल में भी है, कंपनी लॉ में ओल्ड सिलेबस में भी है, एंड एडवांस कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस ओल्ड सिलेबस प्रोफेशनल का वहाँ भी है। वहाँ देखिए क्या, एक टॉपिक पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल कोड्स। जो स्पेशल कोड सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप करती है, उसमें आप स्टार्टिंग में पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल कोड में, सेक्शन 435। उसमें था ना कि साहब इस एक्ट के किसी भी ऑफेंस के लिए, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के किसी भी ऑफेंस के लिए, उसकी स्पीडी ट्रायल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जितने चाहे स्पेशल कोर्ट सेटअप कर सकती है। तो सब कुछ सेम है, इसके अंदर खाली एक चीज उन्होंने दिया, एक्सेप्ट फॉर द ऑफेंसर रिलेटिंग टू सेक्शन 452। मतलब अगर कोई ऑफेंस हुआ है रिलेटिंग टू सेक्शन 452, उसकी स्पीडी ट्रायल के लिए स्पेशल कोर्ट सेटअप नहीं हो सकता। मतलब इसका मतलब अगर सेक्शन 452 का ऑफेंस हुआ है तो वो स्पेशल कोर्ट उसको डील नहीं करेगा, सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए स्पेशल कोर्ट सेटअप नहीं कर सकती, ये जो जनरल कोर्ट्स होते हैं उसके थ्रू होगा। इसका पहले कोई एक्सेप्शन नहीं था कि सारे ऑफेंसेस के लिए कंपनी एक्ट से रिलेटेड जितने ऑफेंसेस हैं उन सब के लिए स्पेशल कोर्ट के थ्रू डिसाइड हो सकता है। लेकिन अब इन्होंने एक्सेप्शन बना दिया ऑफेंस रिलेटेड टू सेक्शन 452। इसका तो वो स्पेशल कोर्ट में नहीं जाएगा, जनरल कोर्ट में जाएगा। और 452 क्या है? रॉन्गफुल विद होल्डिंग ऑफ कंपनी प्रॉपर्टी। अगर कोई कंपनी की प्रॉपर्टी गलत तरीके से होल्ड करता है या कंपनी के वापस नहीं कर रहा, जैसे किसी एम्प्लॉय को रहने के लिए घर दिया, अब वो एम्प्लॉय नहीं कंपनी का, जॉब छोड़ दी, लेकिन वो अभी फ्लैट वापस नहीं कर रहा, तो रॉन्गफुल विथ होल्डिंग करते हैं। तो उस केस में अगर उस बंदे के अगेंस्ट कंप्लेंट हो जाए तो कोर्ट कैन ऑर्डर क्या वो खाली करना है, पेनल्टी लगा सकता है। फिर भी कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं फॉलो कर, जेल भी हो सकती है। वहाँ कोर्ट का मतलब पहले स्पेशली कोर्ट होता था, तो कंपनी के किसी भी ऑफेंस के लिए था, इंक्लूडिंग दिस वन। लेकिन अभी इन्होंने एक्सेप्शन बना दिया है, लेकिन अब वो स्पेशल कोर्ट के थ्रू नहीं होके हो, थ्रू द जनरल कोर्ट, थ्रू द जनरल कोर्ट, एंड विल नॉट बी डन थ्रू स्पेशल कोर्ट, इट विल डन थ्रू द जनरल कोर्ट। तो इसलिए उसका इम्पैक्ट देखिए क्या आ गया। मैं पूरा पैराग्राफ एज इट इज सेक्शन 435 कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल कोड एज इट इज पैराग्राफ, खाली बीच में वर्ड्स ऐड हो गए एक्सेप्ट अंडर सेक्शन 452। और 452 क्या मैंने बता दिया। एज पर सेक्शन 435 ऑफ कंपनीज एक्ट, as per section 435 Companies Act, the central government may, for the purpose of providing the speedy trial offences under this act, under Companies Act 2013, except under section 452, ये मैंने बोल्ड भी किया, खाली ये 4 वर्ड्स बीच में ऐड हो गए, by notification establish or designate as many special courts as may be necessary। इसका मतलब पहले कंपनी जो किसी भी ऑफेंस को ट्राई करने, स्पीडी ट्राई के लिए स्पेशल कोर्ट सेटअप गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन अब किसी भी ऑफेंस के लिए कर सकती है, लेकिन सिर्फ किसको छोड़ के 452 का अगर कोई ऑफेंस है, सेक्शन 452 का, दैट इज रॉन्गफुल विथहोल्डिंग कंपनी प्रॉपर्टी, उसके लिए स्पेशल कोर्ट गवर्नमेंट सेटअप नहीं कर सकती। इसका तो उस तरह के ऑफेंसेस के जनरल कोर्ट में जाएंगे, नॉट थ्रू द स्पेशल कोर्ट। तो एक्सेप्ट सेक्शन 4 अंडर सेक्शन 452, खाली ये ऐड हो गया है इन द सेक्शन 435, एंड इसका तो उससे रिलेटेड स्पेशल कोर्ट गवर्नमेंट सेटअप नहीं कर सकती, उससे रिलेटेड ऑफेंसेस जनरल कोर्ट में ही जाएंगे। तो ये छोटा सा एक चेंज था। तो ये 2 चेंजेस अभी मैंने बताए आफ्टर द चेंजेस रेलेवेंट फॉर कंपनी लॉ, न्यू सिलेबस खत्म हो गया था। ठीक है, एक तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ NCLAT, नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्राइब्यूनल, और ये कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल कोर्ट। GIGL में इतने ही 2 ही चेंजेस है, बस ये 2 ही चेंजेस GIGL पेपर के अंदर। GIGL में आपको एक चैप्टर है ना आपका स्पेशल कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स एंड ऑल दैट, ठीक है, उसके अंदर से ये सिर्फ 2 चेंजेस GIGL में। इसके अलावा अब 2 चेंजेस मैं और बताने जा रहा हूँ, वो सिर्फ कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस में एंड एडवांस कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस ओल्ड सिलेबस, दोनों ओल्ड सिलेबस, एक एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, एक प्रोफेशनल प्रोग्राम। एक 2 छोटे मोटे चेंजेस और बताने जा रहा हूँ, लेकिन वो GIGL में नहीं है, GIGL में इतना ही है, ठीक है, GIGL में इतना ही है। एंड इसके बाद के जो चेंजेस हैं, दैट इज ओनली फॉर स्मॉल 2 मोर चेंजेस, दैट इज ओनली फॉर कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस एंड एडवांस कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस ओल्ड सिलेबस। अब जो बताने जा रहा हूँ मैं, कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम एंड एडवांस कंपनी लॉ प्रैक्टिस, अगेन ओल्ड सिलेबस प्रोफेशनल प्रोग्राम। एक टॉपिक आप वहां पढ़ते हैं, लेसर पेनल्टीज फॉर 1 पर्सन कंपनी और स्मॉल कंपनी, सेक्शन 446B, कि जो स्मॉल कंपनी है एंड OPC है, इनके लिए लेसर पेनल्टीज है। तो सेक्शन 446B जो आप पहले पढ़ते थे वो पूरा नया आ गया।
आपको पूरा आगे चैप्टर आपने पढ़ा है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, ऑफेंसेस पेनल्टी, उस चैप्टर के अंदर चैप्टर ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, उस चैप्टर के अंदर आप एक सेक्शन पढ़े सेक्शन 446B, ठीक है, दैट इज द लेसर पेनल्टी फॉर 1% का स्मॉल कंपनी, वो पूरा सेक्शन अबॉलिश कर दिया, मतलब उसकी जगह नया सेक्शन आ गया, मतलब 446B नया हो गया। एंड इसमें अब क्या डाल दिया 446B में, ये अब ये 4 तरह की कंपनी की बात कर रहे हैं। कौन सी? ओपीसी, स्मॉल कंपनी, स्टार्टअप कंपनी एंड प्रोड्यूसर कंपनी। बता रहा प्रोड्यूसर कंपनी का प्रोविजन भी नए एक्ट में आ गया, चैप्टर 21A। ये 4 तरह की कंपनी, अगर इससे कोई ऑफेंस होता है और जिसके लिए पेनल्टी पेएबल है, और या कंपनी के ऑफिसर इन डिफॉल्ट के द्वारा पेनल्टी पेएबल, या और कोई पर्सन रिलेटिव दिस कंपनी को पेनल्टी पेएबल है, तो पेनल्टी कैसे पे करेंगे? पहले की बात करते हैं, कंपनी की बात करते हैं, मतलब ओपीसी या स्मॉल कंपनी, स्टार्टअप कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी, कैसे पेनल्टी पे करेंगे? कंपनी नॉर्मल जो पेनल्टी पेएबल उसका 50% और 2 लाख रुपीज विच एवर इज लेस, और कंपनी के जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है या अदर पर्सन है रिलेटेड टू कंपनी जिनका पेनल्टी पेएबल है, ये भी जो नॉर्मल पेनल्टी है उसका 50% और रुपीज 1 लाख विच एवर इज लेस। मतलब कह सकते हैं इनकेस में पेनल्टी डायलूट कर दी। अच्छा, पहले इसका था सेक्शन 446B में सिर्फ 2 ही कंपनी की बात करें, ओपीसी स्मॉल कंपनी, अब ओपीसी स्मॉल कंपनी, स्टार्टअप कंपनी एंड प्रोड्यूसर कंपनी, चारों के लिए कर दिया। और पेनल्टी कितनी कर दी कि जो पेनल्टी नॉर्मल कोर्स में पेएबल होती है उसका मैक्सिमम 50% सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम रुपीज 2 लाख, मतलब इससे ज़्यादा नहीं। एंड ऑफिसर इन, ये कंपनी के ऊपर है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट या अदर पर्सन के ऊपर मैक्सिमम 50% ऑफ द पेनल्टी पेएबल नॉर्मल कोर्स में सब्जेक्ट टू मैक्सिमम रुपीज 1 लाख, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम रुपीज 1 लाख। एक छोटा सा चेंज और भी है जो इसी दोनों पेपर के लिए, कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस एंड एडवांस कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस, एक एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम एक प्रोफेशनल प्रोग्राम, वो है सेक्शन 450। सेक्शन 450 ये किसके लिए? देखिए इसमें एक सेक्शन पेनल्टी, ये भी आपको ऑफेंसेस है पेनल्टी चैप्टर के अंदर ही है, ऑफेंसेस है पेनल्टी चैप्टर के अंदर ही 446B भी उसी में था, ये भी उसी में। पेनल्टी वे देयर इज नो स्पेसिफिक पेनल्टी, पेनल्टी क्या होगी? वे देयर इज नो स्पेसिफिक पेनल्टी। ये पूरा सेक्शन में पेनल्टी चेंज हो गई है, मतलब पूरे सेक्शन की लैंग्वेज ही चेंज हो गई, पेनल्टी चेंज हो गई। जहाँ कोई स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं वहाँ क्या पेनल्टी होगी, वहाँ आप नए प्रोविजन क्या हो गए, नई पेनल्टी क्या आ गई है। सब कंपनी के ऊपर, कंपनी ने कोई ऑफेंस किया जिसके लिए कोई स्पेसिफिक पेनल्टी पूरे एक्ट में कहीं नहीं दे रखी, तो मैक्सिमम 10,000 रुपीज इनिशियली, इन केस ऑफ कंटिन्यू ऑफेंस 1,000 रुपीज फॉर एवरी डे, ओवरऑल सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ 2 lakhs। और अगर ऑफिसर इन डिफॉल्ट है या अदर पर्सन है रिलेटेड कंपनी जिसे पेनल्टी अट्रैक्ट हो रही है, मे बी नॉट कवर्ड इन ऑफिसर इन डिफॉल्ट, पर पेनल्टी अट्रैक्ट हो रही है, उस पर भी 10,000 रुपये इनिशियली प्लस 1,000 रुपीज फॉर एवरी डे सो लॉन्ग एज द डिफॉल्ट कंटिन्यूस। ये ऊपर वाला सेम है बट सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम 50,000 रुपीज, इसमें फर्क आ गया। वो मैक्सिमम 2 लाख का कंपनी केस में, यहाँ सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50,000, ये फर्क आ गया। बाकी पेनल्टी, अगर कोई ऑफेंस किया जिसके लिए पेनल्टी पेएबल है, उस स्पेसिफिक पेनल्टी पूरे एक्ट में कहीं नहीं दे रखी, तो कंपनी पे इनिशियली 10,000 रुपीज, कंटिन्यू ऑफेंस है 1,000 फॉर एवरी डे, बट सब मिला के मैक्सिमम 2 लाख, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ऑफिसर इन डिफॉल्ट अदर पर्सन पे भी इनिशियली 10,000, कंटिन्यू ऑफेंस 1,000 फॉर एवरी डे, एंड सब मिला के मैक्सिमम 50,000 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये नई पेनल्टी आ गई है सेक्शन 450 में, दरी पेनल्टी वेजेस, पहले भी प्रोविजन थे बट वो प्रोविजन चेंज हो गया, पेनल्टी चेंज हो गई है, सेक्शन 450 पूरा नया हो गया।
एंड तो ये लास्ट के जो दो मैंने बताया सेक्शन 446B एंड सेक्शन 450, ये सिर्फ कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम एंड एडवांस कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस ओल्ड सिलेबस प्रोफेशनल प्रोग्राम, सिर्फ इसी में कवर्ड मतलब सिलेबस का पार्ट है एज अमेंडमेंट। जीआईजीएल में नहीं था, जीआईजीएल में सिर्फ पहले दो थे। इस टोटल मैंने कंपनी लॉ न्यू सिलेबस खत्म करने अमेंडमेंट खत्म करने के बाद 4 अमेंडमेंट कराए। तो पहले जो 2 अमेंडमेंट थे वो तीनों के लिए था, जीआई कॉन्स्टिट्यूशन और एनसीएलएटी कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल कोड, वो जीआईजीएल में भी था, न्यू सिलेबस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस में भी था एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम एंड एडवांस कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस ओल्ड सिलेबस प्रोफेशनल प्रोग्राम, वो तीनों पेपर के लिए था पहले दो, कॉन्स्टिट्यूशन और एनसीएलएटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल कोड। और सेक्शन 446B एंड सेक्शन 450 जो ऑफेंसिव से पेनल्टी चैप्टर में, ये सिर्फ किसके लिए था, कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम एंड एडवांस कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस ओल्ड सिलेबस प्रोफेशनल प्रोग्राम। जीआईजीएल में दोनों सेक्शन आपके वहाँ पे कवर्ड नहीं है, मतलब उसमें वहाँ ये एप्लीकेबल है। नोट्स सारे जो मिलेंगे नोट्स के हिसाब में सब मैंने पेपर वाइज किया हुआ है, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, बट कोई पढ़ा मैं एक साथ रहा हूँ तो इसलिए आपको बताना पड़ रहा है, बट अदर नोट्स में एकदम क्लियर कट आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो इसके साथ आज की क्लास हम यहीं वाइंड अप करते हैं, और सारे दिसंबर 2000 जो हमारा आज का एजेंडा था कि दिसंबर 2021 एग्ज़ाम के लिए हमें आपको अमेंडमेंट्स 500 पेपर के मैंने करा दिया, ठीक है। मॉड्यूल 1 एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम न्यू सिलेबस, उसके तीनों पेपर कंपनी लॉ, एसबीसी एंड द जीआईजीएल, और ओल्ड सिलेबस में कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम एंड एडवांस कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस ओल्ड सिलेबस प्रोफेशनल प्रोग्राम, ये इतने मैंने अमेंडमेंट करा दिए इन 5 पेपर के। बाकी और जो पेपर जो बच्चे पूछ रहे हैं सर सिक्योरिटी लॉ मॉड्यूल 2 का, या इकोनॉमिक बिजनेस कमर्शियल लॉ, इन सब के अमेंडमेंट, या फाइन प्रोफेशन में कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इनके अमेंडमेंट्स अभी थोड़े दिन में हम कराएंगे, तो उसके बारे में भी आपको यूट्यूब की इंटीमेशन मिल जाएगी, आप अटेंड कर सकते हैं। और अदरवाइज भी हमारी वेबसाइट पर, जब अभी लेक्चर ये तो आज शाम तक हमारे वेबसाइट पे अलॉन्ग विद द नोट्स ये लेक्चर आपको प्लेस हो जाएगा, यूट्यूब पे भी हो जाएगा, एंड जो नोट नहीं भी किया है तो वो रिकॉर्डेड आपको यूट्यूब हमारे वेबसाइट से ले सकते हैं, लेक्चर भी होंगे, नोट्स भी होंगे। सो आज के साथ मैं लेक्चर आपको यहाँ वाइंड अप करता हूँ। इज दैट ओके? Should I wind up the lecture? Anything to ask?